नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोनीपत के गोहाना में रैली की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद करके रख देगी। कर्नाटक में इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री, यही हाल हिमाचल और तेलंगाना में है। यहां कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा के विकास को दांव पर लगाना है। प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बिना नाम लिए सिरसा सांसद कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आतंक और अलगाववाद को हवा देना चाहती है। कांग्रेस को शांति पसंद नहीं, इसलिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार को पालने पोसने वाली पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश में सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस ने जहां कदम रखा वहां करप्शन और भाई भतीजावाद पक्का आया। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ। तो वहीं हरियाणा के जिंद की रैली में बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ी घोषणा की है।
मायावती ने कहा कि अगर सरकार बनी तो अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार आने पर 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक बसपा का होगा। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कांग्रेस और भाजपा आरक्षण खत्म करने में लगे हैं। मायावती ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सब कहा। हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवारों को चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर जिताना है। और फिर सरकार बनने पर यह भी मैं बताना चाहती हूं कि फिर सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा। इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे माननीय चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का, बीएसपी की ओर से एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। ये डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद ही लिया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से अपने इस गठबंधन के अधिकांश उम्मीदवारों को, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताकर अपनी यह सरकार बनाना जरूरी है, इसकी मैं पूरी उम्मीद भी करती हूँ। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से जिंद की रैली में मायावती ने यह बड़ा बयान दिया है, इनके बयान को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल शिवम, शुरू में लग रहा था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो छोटे छोटे दल हैं या फिर जो हरियाणा के बाहर के दल हैं वो शायद हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमेशा से भूपेंद्र सिंह कहते आए हैं कि यहाँ का चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती के पहुंचने के बाद 2 गठबंधन हरियाणा के अंदर आ चुके हैं और दलित वोटों को काफी ज्यादा प्रभावित यहां पर किया जाएगा। एक तरफ दुष्यंत चौटाला की पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ इनेलो से मायावती का गठबंधन है। 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ रही है, तो 37 सीटों पर मायावती अपनी दावेदारी ठोक रही है। और आज जिस तरह से रैली की गई है, जिस तरह से उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वहीं दलित समुदाय से एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और दूसरा डिप्टी सीएम ओबीसी समाज से होगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो अपनी रणनीति बखूबी तरीके से वहां पर निभा रहे हैं। और हरियाणा चुनाव की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के अंदर अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कह दिया है कि हमारे समर्थन के बिना तो किसी की सरकार बनेगी ही नहीं। अब सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन कौन आगे होगा और किसका खेल बिगड़ता दिखेगा वो देखने वाली बात होगी। तो पुष्पेंद्र, ये सवाल ये उठता है और पुष्पेंद्र वोट देने की कोशिश ना करें, क्योंकि पुष्पेंद्र मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अब हुड्डा ये कह रहा है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। पुष्पेंद्र, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है ऐसा हुड्डा कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रहे बिना हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये तो तय है। मेरा सवाल यह कि इनेलो और बहुजन समाज पार्टी, इनका गठबंधन कितना इंपैक्ट डाल सकता है? क्या डाल भी सकता है या नहीं? इम्पैक्ट तो जरूर डालेगा, क्योंकि अगर इम्पैक्ट नहीं डाला होता तो चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में ताल नहीं ठोकते। उनको पता था कि हरियाणा में अगर हमने प्रवेश कर लिया, वहां पर अपना दायरा बढ़ा लिया, तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ मजबूती हमारी हो सकती है। यही देखते होते मायावती ने भी हरियाणा में चुनाव लड़ने का फैसला किया और गठबंधन के तहत उनके हिस्से में 37 सीटें आई और 37 सीटों पर वो अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। लेकिन हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी मायावती जिस हिसाब से
एक्टिव हुई हैं, वो उसी का रुख है कि हरियाणा में भी वो अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं और दोनों ही गठबंधन पूरी तरीके से हरियाणा में कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, जितनी भी दलित सीटें हैं जो दलित सीटों पर प्रभाव डालते हैं, उन सीटों पर काफी ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है और चंद्रशेखर आजाद भी काफी रैलियां कर चुके हैं। मायावती की ये पहली रैली है, हालांकि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा पहुंचे, गोवाना सीट पर। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हो या मायावती हो या चौटाला हो, सबके सब आरक्षण को लेकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है और वही अटैक मायावती भी कर रही है। और उसके पहले भी मायावती मन से ये कह रही है कि अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ये होंगे, उप मुख्यमंत्री ये होंगे। तो मतलब क्या ये जल्दबाजी नहीं है या ये प्री प्लानिंग है पहले से? पुष्पेंद्र, देखिए शिवम, फिलहाल कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और जब कोई बयान देता है उसके बयान का उस हिसाब से मतलब निकाला जाता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उस बयान से फायदा मिल सके। एक तरफ मायावती भी निशाना साध रही हैं और राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर आरक्षण को खत्म करने की बात कह दी है। यही हमला उन्होंने बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बयान पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि ऐसा बटन दबाना कि खट्टर नकली खट्टर लगे और इन्हें तीनों कानून फिर याद आ जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोहतक में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक वार्निंग देना चाहता हूं, किसान आंदोलन हुआ था, आपके घर से कोई ना कोई आया था दिल्ली के बॉर्डर पर। 13 महीने मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी सेवा की थी, पानी भेजा, जल बोर्ड के टैंकर भेजे, खाना पीना भेजा, जो हो सकता था मैंने किया। जब मोदी को लगा कि वह चुनाव हार जाएंगे तो उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन खतरे की घंटी बज रही है, उनकी नीयत खराब है। बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेता कंगना रनौत ने मांग की है कि तीनों कानून वापस लाए जाएं। यह दिखाता है कि उनकी क्या मंशा है, वो तीनों कानून वापस लाना चाहते हैं। अभी इन्होंने बदमाशों ने मेरे को जेल भेज दिया, 5 महीने जेल में रखा, खूब परेशान किया जेल में इन्होंने, तरह तरह से मेरी दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। शुगर का मरीज हूं, मेरे इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं मेरे को 4 बार दिन में, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं भी कोर्ट से जाके ऑर्डर ले आया, इंजेक्शन दोबारा लगने चालू हो गए। इनको लगा केजरीवाल को तोड़ देंगे जेल के अंदर, इनको पता नहीं है यो हरियाणा का छोरा से यो नहीं टूटने वाला। केजरीवाल को कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। आज आपको भी मैं 5 वादे करके जा रहा हूं, मेरी 5 गारंटी, और ये केजरीवाल की गारंटी है, उन लोगों की तरफ फर्जी गारंटी नहीं है। पहली गारंटी, आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। अपनी सोचना, जब वोट डालने जाओ झूठे वादों में मत आ जाना, यही बहुत बड़ी बात है। 2-3 हजार रुपए महीने का फायदा हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा? आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, बिजली 24 घंटे कर दूंगा, और पुराने जितने बकाया बिल हैं सारे बकाया बिल माफ कर देंगे। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में शानदार अस्पताल बनाए थे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आपके लिए भी शानदार ये सिविल अस्पताल का जर्जर हालत हो रही है, सिविल अस्पताल की है कि नहीं है? कोई जाना नहीं चाहता सिविल अस्पताल में, आपका शानदार सिविल अस्पताल बनाएंगे, फ्री इलाज कराएंगे और मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे आपके पूरे महम के अंदर। तीसरी गारंटी, आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, गारंटी देके जा रहा हूं, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे यहां सारे सरकारी स्कूलों के सामने। चौथी गारंटी, मेरी जितनी मां बहनें बैठी हैं, 18 साल से ऊपर की हर मां बहन को, हर महिला को 1000 रुपए महीना हर महीने उनके खाते के अंदर डाला कर। और 5वीं गारंटी, दिल्ली में मैंने 12 लाख युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया है, नौकरी देनी आती है मेरे को।
आपके बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। अब आप कहोगे केजरीवाल बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, सरकार बन रही है क्या? जिसकी भी सरकार बनेगी, सरकार केजरीवाल के बिना नहीं चलेगी, केजरीवाल की सपोर्ट से चलेगी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी ट्रेड शो आयोजन में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने ट्रेड शो का उद्घाटन किया और इस आयोजन में और एक्सपो में जीतन राम मांझी, नंद गोपाल नंदी भी शामिल हुए। ट्रेड शो में 70 देशों ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है एमएसएमई और यूपी के पास सर्वाधिक यानी 75 जीआई टैग भी है। यूपी के पास एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस है। देश के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी जाना जाता रहा है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है यूपी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां जीतन राम मांझी, नंद गोपाल नंदी ऐसे ट्रेड शो में शामिल हुए और साथ ही 70 देशों ने इस ट्रेड शो में हिस्सा लिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सार्वजनिक सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है एमएसएमई। यूपी के पास एमएसएमई का भी सबसे बड़ा बेस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस ट्रेड शो में पहुंचने के बाद वहां पर कहा कि देश के विकास के ग्रोथ के इंजन के रूप में जाना जाता रहा है यूपी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर बुलडोजर चला दिया है। हिमाचल में रेहड़ी पटरी दुकानों के नाम लिखना और आईडी लगाना अनिवार्य कर दिया है। उनके आदेश को किसी दुकानदार ने फॉलो नहीं किया तो उस पर कार्रवाई के लिए कह भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में नई पॉलिसी बनाए जाने पर कहा, हमने शहरी विकास विभाग और नगर निगम के साथ अहम बैठक की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हाइजीनिक फूड बेचा जा रहा है और बेचा जाए। सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक फैसला लिया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर मऊ से है, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हेड स्पीच के मामले में कोर्ट में पेश हुआ उमर अंसारी और 2022 विधानसभा चुनाव में अब्बास ने बयान दिया था अधिकारियों को लेकर, मंच से विवादित बयान दिया था और छोटे भाई, चाचा समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज हुआ था। तो हेड स्पीच के मामले में कोर्ट में पेश हुए उमर अंसारी और 2022 विधानसभा चुनाव में भाई अब्बास ने बयान दिया था अधिकारियों को लेकर, मंच से विवादित भाषण दिया था और छोटे भाई, चाचा समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज हुआ था। तो हेड स्पीच के मामले में कोर्ट में पेश हुए उमर अंसारी। वहीं मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सोझी घाट में गंगा स्नान के दौरान मुजफ्फरपुर निवासी एक युवक लापता हो गया। घटना के बाद परिजन समेत स्थानीय गोताखोरों ने गंगा में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं थक-हार कर परिजनों द्वारा लापता युवक को ढूंढने वाले को 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई। आज तीसरे दिन परिजनों सहित स्थानीय गोताखोरों की एनडीआरएफ की टीम की तरफ से गंगा में लापता युवक की खोजबीन जारी रही। तो वहीं भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर गीधा थाना पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में नवनिर्मित घर का घेराबंदी कर विधिवत छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को अवैध शस्त्र के साथ चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल आदि के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर हमीरपुर से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने चित्र पर तस्वीर पर माल्यार्पण अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की।
हमीरपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड महोबा के उपरा सभापति संतोष गुप्ता, सेक्टर प्रभारी रणवीर सिंह, दिनेश सिंह, अरविंद निषाद, रामेश्वर निषाद मौजूद रहे और विकासखंड के पत्योरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर गोरखपुर से है, जहां रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को लेकर गोरखपुर जीआरपी पुलिस सतर्क है। एसपी जीआरपी ने बातचीत करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक के आसपास बस्तियों के पास उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में कानपुर के कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश हो या फिर रामपुर ट्रैक पर खंभा रखने की घटना, दोनों को लेकर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी पुलिस गंभीर। अगली खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर के चंदवा के क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोदरी में विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की जांच के लिए आयोजित बैठक के दौरान प्रधान और शिकायतकर्ता के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। शिकायतकर्ताओं ने प्रधान साहबलाल जायसवाल और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत बोदरी में विकास कार्यों में अनियमितता और अवरुद्ध होने की शिकायत की जांच के लिए खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधान और उनके समर्थकों के शिकायतकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। खबर कौशाम्बी से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां पर दोनों पक्ष में लाठी डंडे और जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। अगली खबर वाराणसी से है, जहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 46वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं समारोह में अध्यक्षता करती हुई प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज शिक्षा के साथ ही हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। इसके पीछे ये सोच हो सकती है कि शादी के बाद अगर जरूरत पड़ी तो शिक्षा ही उनके काम आ सकती है। ये एक अच्छी सोच है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरदोई से है, जहां पचदेवरा थाना क्षेत्र के आमतारा गांव में तालाब किनारे शौच करने गए एक युवक का पैर फिसलने से तालाब में वो डूब गया। वहीं ग्रामीणों ने युवक को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो वहीं मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 39 बच्चों से भरी स्कूल बस पलटने से बाल बाल बच गई। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। परतापुर क्षेत्र सेंट पैट्रिक स्कूल की बस दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को लेकर जा रही थी और जैसे ही सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साकेत में रोहतास के स्वीट्स के सामने पहुंची, तभी बस के पहिए सड़क में धंस गए, जिससे बस तिरछी हो गई और इस दौरान बस में चीख पुकार मच गई। खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू छात्र नेता की गिरफ्तारी के विरोध में सपा छात्र गुट सड़कों पर उतर गया। तो वहीं पुलिस के साथ पुतला दहन के दौरान भी खींचतान हुई। सपा छात्र नेताओं ने योगी सरकार का पुतला भी दहन करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सपा के जो छात्र नेता हैं उनको दौड़ा कर उनके हाथ से पुतला छीना। और आपको बता दें कि हाल ही में एएमयू छात्र नेता की गिरफ्तारी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां जनपद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के ककर खटा गांव में 2 सप्ताह पहले हुई विवाहिता की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को नायब तहसीलदार सुरेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला गया। और मृतक के भाई ने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उप महानिरीक्षक मुरादाबाद से शिकायत की थी, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शव को बाहर निकलवाया गया। खबर हरदोई से है, जहां सुरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि गांव के किनारे एक पेड़ से शव लटका हुआ मिला। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम ने शव को उतरवाकर उसका पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। की कार्रवाई में जुट गई।
बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।